नमस्कार दोस्तों, कल आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि आरबीआई जो है कुछ पैसे ट्रांसफर करने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट को, करीब 1 लाख करोड़ के आसपास। एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहाँ पर 99,122 करोड़ रुपीस बताया जा रहा है। ये आपका न्यूज़ भी है। आरबीआई अप्रूव्स ट्रांसफर ऑफ रुपीस 99,122 करोड़ एज सरप्लस टू सेंटर। तो एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, कौन से सरप्लस की हम बात कर रहे हैं, आरबीआई क्यों पैसा यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को ऐसा करने के लिए बोला था, अभी तक कितना ट्रांसफर किया गया है, हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में जितनी जानकारी है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया और यह बताया कि कुछ सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है, करीब 99,122 करोड़ रुपीस, वो यहां पर ट्रांसफर करने वाली है। और ये जो सरप्लस है ये पिछले 9 महीने का बताया जा रहा है। देखो यहां पर क्या होता है कि हर एक कंपनी जो है या फिर सरकार भी, अगर आप हमारी सरकार देखो तो इनका भी फाइनेंशियल ईयर चलता है, राइट, 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसी तरह से चलता है। उसी प्रकार से हर एक कंपनी चलाती है। आरबीआई क्या है, आरबीआई भी एक तरह से कंपनी की तरह तो काम करती है, राइट। तो यहां पर क्या है कि इन्होंने बोला है कि हम पिछले 9 महीने का पैसा, अब क्या होता था, अभी तक क्या था ना कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका जुलाई से जून तक चला करता था, मतलब 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक ये पूरा चला करता था। लेकिन अभी 1-1.5 साल पहले आरबीआई ने डिसाइड किया था कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो सरकार के साथ ले आएगी, मतलब कि यहां पर जो जुलाई से जून वाला वो है उसको ट्रांसफर करके अप्रैल टू मार्च वाला जो सीजन है उसी हिसाब से चला करेगा। और इसकी वजह से अब क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो यहां पर 9 महीने का काउंट किया जा रहा है, मतलब कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है वो आपका कब से स्टार्ट हुआ होगा, जुलाई से स्टार्ट हुआ होगा, 1 जुलाई से, लेकिन अब उनको अप्रैल से मार्च में शिफ्ट करना है। तो यहां पर अब इसको पहले ही वो एंड कर देंगे, 31 मार्च वाला ये पहले ही इसको एंड कर रहे हैं, राइट। तो इस 9 महीने के अंदर आरबीआई के पास जो सरप्लस आया है, जो कमाई हुई है आरबीआई की, उसमें से 99,000 रुपीस जो है यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये आप स्टेटमेंट भी पूरा देख सकते हो। 589th मीटिंग हुआ था सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। बोर्ड क्या होता है, कोई भी कंपनी चला जाती है तो वो भी तो बोर्ड ही होता है ना। कोई भी इंफोसिस हो गया, उनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वहां पर जो पूरे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं, पिछले 1 साल कैसे कंपनी काम की, तो सेम उसी प्रकार से आरबीआई की भी बोर्ड के द्वारा मीटिंग्स हो रही थी और यहां पर उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये वाला पैसा जो है ट्रांसफर करने वाले हैं। और यहां पर आप देख भी सकते हो कि वो जो सीजन है आपका फाइनेंशियल ईयर है उसको भी शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये क्यों दिया जा रहा है सरकार को। सिंपल सा चीज है, 1935 में जब आरबीआई को बनाया गया था तो उस समय वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स के द्वारा बनाया गया था। तो कोई भी कंपनी होती है उसका प्रॉफिट किसके पास जाएगा, शेयर होल्डर के पास जाएगा। अगर आपने रिलायंस का शेयर रख रखा है तो जो भी डिविडेंड मिलता है उसमें आपको भी शेयर मिलता है। लेकिन 1949 में यहां पर क्या हुआ, आरबीआई जो है उसको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज का मतलब क्या होता है, ये प्राइवेट हाथों से ये सरकार के हाथों में आ गया, तो सरकार इसकी सोल ओनरशिप बन गई। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे सेक्शन 47 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये कहता है कि जो भी सरप्लस है वो आपका शेयर होल्डर के पास ट्रांसफर कर देना चाहिए, जो भी यहां पर अल्टीमेट प्रॉफिट बचेगा, एक्सपेंस वगैरह सब कुछ लेकर। तो यहां पर अब 100% ओनर कौन है आरबीआई की, सेंट्रल गवर्नमेंट है। इसी की वजह से जो पैसा है वो यहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई पहली बार ट्रांसफर हो रहा है, पहले भी हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा कितना हुआ है। लेकिन यहां पर अब आपके मन में पहला सवाल आएगा कि आरबीआई को कैसे कमाई होती है। आरबीआई कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह थोड़ी है या फिर पंजाब नेशनल बैंक की तरह थोड़ी है कि वो इंटरेस्ट वो कमाना चाहेगी। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो आरबीआई के पास बहुत सारा अर्निंग्स के साधन है, जैसे कि इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन करेंसी रिजर्व। इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि अक्सर आप सुनते हो ना कि आरबीआई के पास इस समय फॉरेक्स रिजर्व कितना हो गया, आई थिंक 580 या 84 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा है, इसी के आसपास, राइट, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये अब एक चीज बताओ, ये 580 बिलियन डॉलर ये क्या आरबीआई भारत के अंदर रखती है, क्या ये मुंबई में उनके हेडक्वार्टर में रखा जाता है? नहीं, इसमें से काफी बड़ा हिस्सा जो है वो लंदन में हो गया या फिर यूएस हो गया, वहां पर रखा जाता है। तो वहां पर वो जमा करते हैं जब उनके बैंकों में, तो इसकी वजह से आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो उसमें इंटरेस्ट मिलता है, सेम उसी प्रकार से इनको भी यहां पर इंटरेस्ट मिलता है। तो एक तो ये साधन हो गया कमाई का। दूसरा यहां पर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब देखो गवर्नमेंट बॉन्ड्स अक्सर आप सुनते होंगे कि सरकार आरबीआई बेच रही है, लेकिन क्या होता है ना, आरबीआई किसके बिहाफ में बेचती है, आरबीआई बेचती है सरकार के बिहाफ में। मतलब वो पैसा किसके पास जाता है, जब सपोज यहां पर आरबीआई बॉन्ड बेची पब्लिक को, तो पब्लिक ने ले लिया 1000 रुपए का, आपने बॉन्ड लिया, तो ये 1000 रुपए किसके पास गए, ये सरकार के पास गए ना। और सरकार क्या करती है, इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। लेकिन कई बार आपने सुना होगा कि आरबीआई ने बॉन्ड खरीद लिया,
खरीदने का ये मतलब होता है कि वो जो बॉन्ड है वो किसके पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया। मतलब आरबीआई क्या कर रही है, ये वाला जो 1000 रुपए है वो सरकार को दे रही है। अब सरकार इसके ऊपर इंटरेस्ट देगी आरबीआई को, तो आरबीआई को भी तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब सरकार ही एक तरह से यहां पर पैसा दे रही है। तो जो इंटरेस्ट होता है बॉन्ड्स के ऊपर वो भी आरबीआई का कमाई है एक तरह से। फिर तीसरा यहां पर रीवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड गोल्ड, जैसे कि सुना होगा आपने गोल्ड रखा हुआ है आरबीआई के पास, गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है तो भी वहां पर प्रॉफिट होगा। हाँ, ये भी बात है कि अगर वैल्यू घटेगा तो एक तरह से लॉस ही हुआ। लेकिन इसके अलावा जो फॉरेक्स रिजर्व हो गया, डॉलर है, डॉलर की वैल्यू $1 इक्वल्स टू 70 है, 75 है, तो उसमें भी प्रॉफिट लॉस होता रहता है। तो ये सारे संसाधन है जिसकी वजह से आप कह सकते हो आरबीआई की अर्निंग्स होती है। यहां पर एक्सपेंडिचर भी होता है, जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, सैलरी है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस है, तो ये देना पड़ता है। इंटरेस्ट यहां पर देना पड़ता है रिवर्स रेपो पर। रिवर्स रेपो क्या है, आपने रेपो रेट तो हम अक्सर सुनते हैं, रिवर्स रेपो का मतलब बैंक के पास कुछ एक्स्ट्रा 5000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो बैंक ने क्या किया, ये 5000 करोड़ रुपए आरबीआई के पास जमा करा दिया। तो आरबीआई क्या करेगी, इसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करेगी। इस समय रिजर्व रेपो कितना है, आई थिंक शायद 3.35 है, राइट, यस 3.35 है ये रिवर्स रेपो रेट। तो जब बैंक यहां पर जो भी पैसा जमा करती है रिवर्स रेपो पर, ये 3.35% आरबीआई को देना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये डिसाइड कैसे किया जाता है, राइट, कि ये 99,000 ये कैसे डिसाइड किया गया। एक तो आपका ये सारी चीजें देखी जाती हैं, कितना अर्निंग हुआ, कितना लॉस हुआ, प्रॉफिट भी तो तभी निकलता है किसी भी कंपनी का। लेकिन यहां पर क्या है ना, आरबीआई क्या करती है, कुछ चीजें रिजर्व रख लेती है अपने पास, उसको कहा जाता है कंटीजेंसी रिस्क बफर। कोई भी बिजनेस आपने देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, कुछ रिजर्व रखने की कोशिश करते हैं कि कल के डेट में अगर कुछ आपदा आ गई, कंपनी लॉस में चली गई, तो कुछ पैसा होना चाहिए ना, कि एटलीस्ट ऐसा ना हो कि सारा चीज हम आज ही अपने शेयर होल्डर्स को दे दें और कल के डेट में अचानक से कंपनी डूबने की हालत में हो, तब क्या होगा, राइट। तो यहां पर रिजर्व जो है वो 5.5% चल रहा है इस समय। अब ध्यान रखिएगा, पिछले बार जो रिजर्व था वो 6.8% के पास चल रहा था, मतलब 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, राइट। उसके बाद यहां पर बिमल जलान के अकॉर्डिंग एक कमिटी बनाई गई थी, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो कंटीजेंसी रिस्क बफर है उसको इतना ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है 6.8%, इसको 5.5% से लेकर 6.5% तक रख सकते हैं। तो आरबीआई ने फिर अब डिसाइड किया कि वो लोएस्ट वाला रखेगी, 5.5% रखेगी। किसका 5.5%? बैलेंस शीट का, याद रखिएगा, बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट क्या होता है, जहां पर एसेट होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं, जो भी अमाउंट होता है उसमें उसका 5.5%। मतलब एक तरह से सिंपल शब्दों में समझो तो आरबीआई कुछ रिजर्व रख रही है, अपना एक साइड में रख लेती है कि चलो मेरे पास इतना होना चाहिए, कल के डेट में सपोज अचानक से रुपये की वैल्यू कुछ ज्यादा गिर जाएगी, तब क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उस केस के लिए वो रिजर्व रख लेती है और फिर बाकी का जो पैसा बचता है सरप्लस, वो यहां पर ट्रांसफर कर देती है। आई होप कि अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये अभी तक कितना ट्रांसफर किया गया है। देखना, सबसे ज्यादा ट्रांसफर किया गया था 2018-19 के वर्ष में। यहां पर मैं आप ग्राफ में भी देख सकते हो, 2018-19 के वर्ष में 1.75 लाख करोड़ दिया गया था। क्योंकि इसके अंदर क्या था, मैंने आपको बताया अभी कि 6.8% से घटाकर जो बफर रिजर्व है वो कितना किया गया, 5.5%, ठीक है। तो इसकी वजह से, ये घटने की वजह से वन टाइम पेमेंट एक्स्ट्रा दिया गया आरबीआई के द्वारा, ठीक है। इसकी वजह से यहां पर आपको बहुत ज्यादा हाई दिख रहा होगा, राइट। तो उस समय सबसे ज्यादा था। अब क्या है, यहां पर लेटेस्ट ये सेकंड हाईएस्ट है, 99,122 करोड़ जो लेटेस्ट अब दिया जाएगा। पिछले साल ये करीब आई थिंक शायद ये 56,000 के करोड़ के आसपास था, और पहले अगर आप देखोगे तो ये बहुत नीचे था, कोई ज्यादा नहीं था, 15,000, 20,000, 40-45,000 करोड़ इसी के आसपास मिलता था, जैसा कि आप देख पा रहे हो। लेकिन अभी क्या है, पिछले 2-4 वर्ष में आपको यहां पर अच्छा खासा आरबीआई जो है वो ट्रांसफर कर रही है। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है, व्हाट कुड हैव लेड टू हायर सरप्लस। इस बार का जो सरप्लस इतना है 1 लाख करोड़ के आसपास, इसका कारण क्या होगा। देखो, कई कारण है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आरबीआई की अर्निंग होती है। तो यहां पर इस बार देखने को यह मिला है कि आरबीआई ने बहुत सारा बॉन्ड परचेज किया है। बॉन्ड क्यों परचेज करेगी, आप याद कीजिएगा, पिछले साल 1 साल में आरबीआई ने काफी सारा लिक्विडिटी मार्केट में रखा है। लिक्विडिटी का मतलब क्या, ज्यादा मनी की सप्लाई हो जाए मार्केट के अंदर, लोगों के पास पैसे हो, तो आरबीआई क्या करेगी, उस केस में जो बॉन्ड है उसको परचेज कर लेगी अपने पास, हाँ, ताकि वो पैसा यहां पर मार्केट में ला सके। तो इसकी वजह से क्या होगा, आरबीआई के पास बॉन्ड आ गया ना बहुत सारा, और मैंने क्या बताया था, बॉन्ड जब आरबीआई खरीदती है तो सरकार से उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो इस इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है इस बार ज्यादा आया होगा। नेक्स्ट यहां पर लार्जर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, रिसेंटली आपने देखा बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर आया है देश के अंदर, उसकी वजह से लिक्विडिटी ऑपरेशन कंडक्ट किया गया है। देखो, इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट काफी हद तक घटा दिया। अभी रेपो रेट कितना चल रहा है, 4%, ठीक है। तो रेपो रेट क्या होता है कि बैंक यहां पर उधार ले सकते हैं इस दाम पर, तो बैंक जब इस पे
पैसा लेंगे आरबीआई से तो बैंकों को ये 4% इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो रिसेंटली आपने देखा होगा आरबीआई ने काफी एनकरेज किया कि आओ पैसे लो हमसे, तो ये पैसे लेने की वजह से ये 4% जो है इंटरेस्ट मिला होगा आरबीआई को। तो ये सब कारण है आप कह सकते हो। इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे वाइडर स्प्रेड बिटवीन रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट। मैंने अभी आपको क्या बताया, रिवर्स रेपो रेट कितना है आरआरआर, ये है 3.35%, राइट, और रेपो रेट कितना है, ये है आपका 4%। पहले क्या होता था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता था जस्ट 0.25% का, आगे चलकर डिफरेंस हो गया 0.5% का, और अभी कितना है ये दोनों का डिफरेंस, ये चल रहा है 0.65% का। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आरबीआई आपको उधार देती है, आरबीआई बैंकों को उधार देती है, तो आरबीआई को ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन आरबीआई के पास अगर बैंक पैसा जमा करते हैं तो आरबीआई कम इंटरेस्ट रेट पे करती है। तो ये डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से इसका मतलब क्या है, आरबीआई ज्यादा पैसे आ रहे हैं आरबीआई के पास, क्योंकि जब आरबीआई को इंटरेस्ट देना है तो आरबीआई कम इंटरेस्ट दे रही है, और जब आरबीआई को इंटरेस्ट मिलना है तो आरबीआई को ज्यादा मिल रहा है। आई होप कि इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि आपको कुछ जानने की आवश्यकता है। यहां पर सभी कुछ मैंने आपको बता दिया है, लेकिन लास्ट में इससे सरकार को क्या फायदा हुआ, क्योंकि ये पैसा सरकार के पास जा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है यहां पर सरकार के पैसे में मदद मिलेगी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो फरवरी में जो बजट आया था, सरकार ने अनुमान लगाया था कि 53,000 करोड़ रुपीज सरप्लस आएगा सरकार के पास आरबीआई से, ऐसा अनुमान था, लेकिन अनुमान से कहीं ज्यादा, डबल ऑलमोस्ट आप कह सकते हो, ये पैसा आया है। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आपने देखा होगा हाई कमोडिटी प्राइसेस, इस समय इन्फ्लेशन वगैरह थोड़ा बढ़ गया। अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था, 10% से ज्यादा बढ़ गया होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसकी वजह से क्या है ना कि कई बार होगा कि कॉर्पोरेट वगैरह की अर्निंग्स कम हो सकती है शायद, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कमी आ सकती है इन सब के कारण। तो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में सरकार के पास अगर कम पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा दिया जा रहा है वो कुछ हद तक मदद कर सकता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ रुपीज 99,000 करोड़ जो दिया जा रहा है। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको बताना है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए यहां पर कौन कौन से टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। ध्यान से पढ़ना है इसको, और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, सोशल मीडिया मत यूज करो, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज स्टोरीज में डालता रहता हूं, आप जाकर प्ले कर सकते हो। या फिर अलग अलग सोशल मीडियाज पर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जा सकते हैं। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं स्पेसिफिकली तो ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बनाया है। बाकी अगर आप यूपीएससी वगैरह जो भी कोर्स चाहिए, ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी गई हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।